बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और शो के आगाज़ में चूँकि हमारा पहला सेगमेंट ही मौसम के हवाले से होता है तो मौसम की तो आजकल कुछ समझ नहीं आ रही है। दोपहर में आप देखें तो गर्मी भी हो जाती है, रात को एकदम से मौसम सर्द हो जाता है और साथ ही साथ वो जो धुंध के बादल हैं हर तरफ नजर आते हैं, शदीद किस्म की धुंध शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप जिस इलाके में जाते हैं वहाँ धुंध का लेवल आपको या तो इंक्रीज नजर आता है, डिक्रीज नजर आता है। हर इलाके के हिसाब से हमें सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है। साथ ही साथ स्मॉग का भी राज है, तो मसाइल हम देख रहे हैं शहर के बढ़ते चले जा रहे हैं। स्मॉग, इसके साथ साथ शहर में ट्रैफिक का मसला, बहुत सारे लोग ट्रैफिक के मसले की शिकायतें भी हम तक पहुंचाते हैं। फिर इसके साथ कोविड की सूरत हाल क्या है, ये भी हम आगे चल के आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमने एक नया सिलसिला शुरू किया और वो नया सिलसिला क्या है कि हम पूछते हैं आपसे सवाल। आज का सवाल क्या होगा वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि 4 खुशनसीब जो हैं, जो कि सबसे पहले व्हाट्सएप पर इस सवाल का जवाब देते हैं, वो हील्स की जानिब से बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट के हकदार ठहरते हैं। तो आज का सवाल क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सवाल ये है जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, ये है हमारा आज का सवाल और इसकी ऑप्शंस क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिन्ना लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी और इस्लामिक लाइब्रेरी, अवामी लाइब्रेरी, ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से दुरुस्त जवाब देंगे जो लोग, सबसे पहले 4 लोग जो इसका जवाब देंगे वो हील्स की जानिब से बहुत ही जबरदस्त किस्म के इनाम के हकदार ठहरेंगे। अब आपने व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है उस पर मैसेज करना है और काइंडली अपने नाम के साथ मैसेज कीजिए ताकि आपका नाम भी साथ हम मेंशन कर सके, अनाउंस कर सके कि ये लोग हैं जो कि इनाम के हकदार ठहरे हैं। और दूसरा, हमारे प्रोड्यूसर जो कि कल मेरे से एक रिक्वेस्ट करे थे, नोमान साहब, कॉल्स मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपने आंसर देना है क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो मैनेज करना चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मैसेज कीजिए और इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड पर हम आपको जवाब भी बताएंगे और वो लोग जिनका सबसे पहले मैसेज आया हम उनके नाम भी अनाउंस करेंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इनाम के हकदार ठहरे हैं। तो सवाल तो आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम जान लेते हैं, क्योंकि मैंने बात किया आगाज में कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध है, तो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। मोटरवे का स्टेटस क्या है, क्योंकि लोग प्लान कर रहे होते हैं जिन्होंने शहर से बाहर जाना है, सफ़र करना है। तो इस वक्त हमारे रिपोर्टर फारान यामीन मोटरवे पर मौजूद हैं। जी फारान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मोटरवे पर? जी बिल्कुल आना, आज हद बेहतर होने के बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे तकरीबन हर किसी की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। धुंध पड़ना शुरू हुई थी तो मैंने ऑनर उनका नाम भी ले दिया, तो पहला ही नाम तो आमिर भाई को मिला। मोटरवे अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। नहीं, मैंने मोटरवे M2 9:30 बजे, जबकि मोटरवे M3 तकरीबन 8:23 पर बंद की गई थी और दोनों मोटरवे सुबह 10:55 पर खोली गई। इसी तरह जो M2 मोटरवे तकरीबन 13.5 घंटे बंद रही है और जबकि जो M3 मोटरवे तकरीबन 14.5 घंटे तक बंद रही है, जिसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से जिस वक्त हद निगाह बेहतर हुआ और उसके बाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। और इस वक्त जिन लोगों ने शहर से बाहर जाना है, मोटरवे इस्तेमाल करते हैं, वो मोटरवे इस्तेमाल करें। ताम इसके बावजूद मोटरवे खोल दी गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से जो हिदायतनामा जारी किया गया है कि मोटरवे पर सफर करते हुए एहतियात जरूर करें, फोग लाइट का इस्तेमाल करें, जबकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 130 पर रब्ता करें, जबकि जो रास्ता ऐप है उससे भी जो रोड यूजर है वो गाइड ले सकते हैं। जी ठीक है जी फारान, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे और ये अपडेट्स आप तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 42 देखते हैं, इस वजह से हैं कि ट्रैफिक की सूरत हाल भी हमें पता चल जाती है, मौसम की सूरत हाल भी हमें पता चल जाती है, मोटरवे का स्टेटस क्या है वो भी पता चल जाता है। तो मौसम की जहां मैंने बात की, मौसम की सूरत हाल हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। फिलहाल बढ़ जाते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबर है जी, LDA माफिया का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। हाईकोर्ट की ये रिमार्क्स हैं, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में मुलव्विस एक भी ऑफिसर नहीं बचेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अमवात हो गई, 313 नए मरीज सामने आए।
और खबर ये है जी, गुलाब देवी अंडरपास मंसूबा भी एतराजात की जद में, नया PC1 बनेगा। महंगाई बेकाबू, मजिस्ट्रेट नर्खनामे पर अमल करवाने में नाकाम। जी तो नाज़रीन, ये थी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनिस मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? इससे पहले कि हम शो का बाकायदा आगाज करें, आयशा, ये सिलसिला तो ऐसे ही हर रोज चलेगा। ये हमारे रिपोर्टर्स जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये सवाल का सबसे पहले जवाब दे देती हैं और एक गिफ्ट जो कि हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाना होता है वो जो है वो रह जाता है। लेकिन इमरान भाई कोई नहीं, ये क्योंकि हमने ऑडियंस के लिए शुरू किया तो हम तो एज अ फैमिली शो लेकर चल रहे हैं। नहीं बिल्कुल जी, हमें तो बड़ी हमारे खुशी, देखने वाले अगर इसके हकदार ठहर जाए तो मेरे ख्याल से देखिए जी, इस चीज़ के सबसे ज़्यादा हकदार हमारे व्यूअर्स ही हैं, जो कि हमें मोहब्बत देते हैं, हमें प्यार देते हैं और हमारा शो जो है, हमारा टीवी जो है वो देखते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा हक जो है वो उन्हीं का बनता है। नो डाउट हम रिपोर्टर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होती भी है, गाय बगाए हम ये चीज़ें जो है हमारी आंखों के सामने से भी गुजरती हैं, हम सुनते भी रहते हैं। तो बहरहाल मैंने आपसे बिल्कुल शिकवा जरूर किया कि जी ये जवाब मुझे आता है और सबसे पहले मैं मैसेज करूंगा। ऐसा प्लान कर देते हैं कि ये 4 लोगों को हम 5 कर दें ताकि एक हम इन हाउस रख लें, तो वो होता ना कि पहले आओ पहले पाओ, तो बस वो सबसे पहले हमारी प्रोडक्शन टीम के पास जाएगा। चले जी, ऑन लाइटर नोट ये चीजें तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। आज की पहली खबर क्या है? और पहली खबर हमारे पास है जी, हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। हाई कोर्ट का कहना यह है कि LDA माफिया का तहफ्फुज कर रही है, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में मुलविस एक भी ऑफिसर नहीं बचेगा। इसको क्या कहा जाए, देर आयत दुरुस्त आयत? देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे प्यारे लाहौर के साथ सबसे बड़ी ज्यादती जो हुई वो ये थी कि जो लैंड माफिया है उसने क्या किया कि उसने ज़राई अराजी को ख़त्म करके वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई और सोने पर सुहागा ये कि उन्होंने ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो गैर कानूनी बना दी। बिल्कुल। पहले होता ये था कि जब भी हम सुनते रहे हैं, देखते भी रहे हैं कि जब किसी ने किसी प्लॉट पर कब्जा करना होता था, वटेवर वो गवर्नमेंट का है या किसी आम शख्स का है, वहाँ पर जुगियाँ जो हैं वो कायम करवा दी जाती थी और उसके बाद वहाँ कब्जा कर दिया जाता था। तो ये जो लैंड माफिया है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं, इन्होंने भी यही किया कि मुख्तलिफ सोसाइटियाँ जो हैं, अब मैं एक डिटेल पढ़ रहा था कि लाहौर में 100 से ज्यादा ऐसी गैर कानूनी सोसाइटीज हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है, LDA के पास ऑन रिकॉर्ड में है। सबसे ज्यादा दुख की बात ये होती है कि वो लोग जो कि अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा कर वहां पर प्लॉट खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि जी ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो अच्छा, बड़ी मजे की चीज है, इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है कि सोसाइटी मालकान करते क्या है कि कुछ प्लॉट जो हैं जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा होती है वो सस्ते दामों बेच देते हैं। जब 10-15 या 20 प्लॉट जो हैं वो बेच दिए जाते हैं तो उसके बाद होता क्या है, वहाँ पर लोग बेचारे अपनी जमा पूंजी देकर घर बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो सोसाइटी मालिक कहते क्या है मुतलका इदारों को कि जी अब तो यहाँ पर घर बन गए, आप गरीबों के घर गिराएंगे, यहाँ पर उन्हें लाइट दे दें, बिजली दे दें, ये दे दें, वो दे दें, इसे अप्रूव कर दें। अच्छा, दूसरी मजे की बात ये है कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे असाइनमेंट हेड हैं आमिर रजा साहब, आमिर रजा खान जी जी, रिसेंटली उन्होंने अपना घर बनाया, आप यकीन जाने, मरगजार कॉलोनी में, और उन्होंने मुझसे ये चीज़ डिस्कस भी की कि उन्होंने अपने घर के ऊपर वाटर टैंक बनाना था सीमेंट का ना। आप यकीन जाने के मुतलका इदारे वहां पहुंच गए और ये कहा कि नक्शे में आपके घर के ऊपर वाटर टैंक बन ही नहीं सकता, आपने अप्रूवल नहीं ली। मतलब एक शहरी को आप ये कह रहे हैं कि अपने घर के ऊपर आप वाटर टैंक नहीं बना सकते और दूसरी तरफ आप पूरी की पूरी सोसाइटीज बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ रातों रात प्लाज़े गैर कानूनी बन जाते हैं। LDA जो है वो माफिया का तहफ्फुज़ नहीं कर रहा, LDA इटसेल्फ खुद एक माफिया है। और LDA में ऐसे टाउन प्लानर्स भी मौजूद हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे अच्छा लोग इतने स्मार्ट हैं, घर के अंदर कुछ हो रहा है, घर में आप तामीरात जो कर रहे हैं वहां तक रसाई हो जाती है, वहां तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इदारों को पता होता है, इदारों को पता होता है। अब बात मैं ये कर रहा था कि LDA के अंदर ही कुछ ऐसे अफसरान हैं जो रातों रात या हफ्तों में करोड़पति बन गए हैं, जिनकी जायदादें जो हैं वो दीगर ममालिक में भी मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर मुकीम भी हैं और कुछ बाहर जा चुके हैं। ऐसी मिसालें जो हैं वो क्यों हैं?
ये इसीलिए है कि जो मैंने कहा कि एलडीए जो है वो माफिया का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, बल्कि एलडीए में खुद माफिया मौजूद है। बिल्कुल। सो उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है और ये बड़ी अच्छी बात है कि चीफ अच्छा, अब जस्टिस साहब एक्शन ने लिया गया, कहा गया है कि कोई भी ऑफिसर नहीं बचेगा, और ऑफिसर मेरे बनता भी ख्याल है। से ये बहुत अच्छी चीज है, मेंशन किया गया है, क्योंकि अफसरान के ऑब्वियसली एक प्रॉपर चेन चल रही होती है ना, कि आपके ऊपर से मामलात खराब हैं तो नीचे वाले लोग फिर जो मर्जी कर रहे होते हैं। एलडीए की नेक नीति जो है वो कुछ आई थिंक 2 हफ्तों कबल हमने डिस्कस की थी कि उन्होंने इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज वालों को ये कहा था कि जी आप ठीक है, आप जुर्माना जो है वो भर दें, ठीक है, हम आपकी सोसाइटीज जो हैं वो लीगल कर देते हैं। भाई जब आपने ये लीगलाइज चीज करनी थी तो फिर तमाम लोगों, तमाम चीजों में ये चीजें रखें ना। आप ना सिर्फ इस चीज से माफिया को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, बल्कि आपके जो अपने अफसरान इसमें मुलव्वस हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने जा रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया है और मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने वाज़ेह बताई है कि एलडीए का कोई भी अफसर वटेवर किसी भी ओहदे पर मौजूद है, अगर वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में शामिल है, हिस्सा बना है, कोई किकबैक्स ली हैं, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा, और ये बड़ी अच्छी चीज है, होना भी ये चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन एरिया का भी जिक्र किया गया, निजी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ केस का फैसला मार्च तक किया जाएगा, ग्रीन एरियाज पे जो निजी हाउसिंग स्कीमें बनी हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का तो विजन ये था और ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान मुहिम को वो लेके भी चल रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब ये सब चीजें हो रही होती हैं तब कहाँ पर होते हैं ये लोग। जब आपने पूरी हाउसिंग सोसाइटीज बना ली तब जाके आपको ये एहसास होता है, तो फिर मामला तो इसी तरह रहेंगे ना, जब आप खुद हाथ खुले छोड़ देंगे कि जिसने जो करना है कर ले, बाद में देखा जाएगा। देखिए ना, आप अब बात आप कर रही हैं तब्दीली सरकार की। तब्दीली सरकार जब अपोजिशन में मौजूद थी तो फिर तो ऐसे मसाइल उनको बहुत याद आते थे, नज़र आते थे और बड़ी तनकीद करते थे वो ऐसे मसाइल पे। और जब खुद मैदान में उतरे हैं तो फिर पता चला है कि फील्डिंग कितनी लगी हुई है, कैसी बॉलिंग जो है वो हो रही है, बाउंसर्स आ रहे हैं, यॉर्कर्स आ रही हैं। तो बहरहाल आपको फेस करना पड़ा था। बाउंड्री से बाहर बैठ के तो आपने बहुत बातें कर ली, बहुत कमेंट्री कर ली। अब आप मैदान में आए हैं, जरा खेल के दिखाए ना शायकीन को जो आपको देखने आए हुए हैं कि आप कैसा प्ले करते हैं। दावे तो आपने बहुत किए, वादे तो आपने बहुत किए, अब अमलन कुछ करके दिखाए ना। ठीक है, अभी तक जितनी भी इलीगल सोसाइटीज लाहौर में मौजूद थी, जिनकी तादाद जो है वो मेरे ख्याल से 180 के 194 के करीब है लाहौर में। सिर्फ लाहौर जैसे शहर में इलीगल सोसाइटीज जो है जो रातों रात बनती हैं, जो रातों रात बनती है। और जिस तरह मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि एक घर के ऊपर आप वाटर टैंक जो है वो बनाने नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं कि जी आपके नक्शे में नहीं है, आप कैसे बना सकते हैं, तो फिर सोसाइटीज कैसे बन जाती हैं? सोसाइटी आपको इसका इंतजार, देखिए मैं हुकूमत को ये कहता हूँ कि आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हाई कोर्ट इस पे एक्शन लेगी या नैब इस पे पड़ेगी या एंटी करप्शन पड़ेगी। भाई आपको खुद करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आप खुद जजा और कानून का जो निजाम है वो लागू कर रहे हैं अपने इदारों के ऊपर। जजा का कोई निजाम नहीं ना, यहाँ पर सिर्फ जेबें गर्म करने का रवाज है। आप कुछ आम शहरी घर बना रहे हैं, वहां पे आपका बिल्डिंग इंस्पेक्टर पहुंच जाता है और आपको 10 नकाइस निकाल के अपनी जेब गर्म करके पैसे लेके वहां से चले जाते हैं। खैर, दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज की लीड स्टोरी हमारी है जी, एलडीए माफिया तहफ्फुज कर रही है, माफिया का एलडीए तहफ्फुज कर रही है और हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। कहा गया है कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में मुलव्विस एक भी ऑफिसर नहीं बचेगा। आप बीट करते हैं, गहरी नजर रखते हैं, बताइएगा ये जो माफिया का राज है, अब मैं तो खुद कहूंगी कि ये इदारे में माफिया जो है वही हर तरफ सरगर्म नजर आ रहा है, क्योंकि लोग इतने परेशान होते हैं, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है और माफिया की नजर ये सब कुछ हो जाता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अना, ये हाई कोर्ट की तरफ शहरियों की जो है वो नजरें जमी हुई हैं और जाहिर बात है जब उनको इदारों में इंसाफ नहीं मिलता तो वो कोर्ट से रुजू करते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अदालत ने कि एलडीए में माफिया बैठा है और माफिया जो है वो हाउसिंग स्कीमों को प्रोटेक्ट कर रहा है। गैर कानूनी स्कीमें जितनी भी इस वक्त परवान चढ़ चुकी हैं, 164 तो सिर्फ वो स्कीमें हैं जिनको अप्रूवल नहीं दी जा रही और एलडीए इस चीज को तरवीज कर रहा है कि वो गैर कानूनी तौर पर चले। इसी तरह 280 से ज्यादा ऐसी लाहौर शहर के अंदर है और 596 जो है वो पूरे लाहौर डिवीजन के अंदर है, जिसमें कपूर, शेखपुरा, ननकाना भी है और ये तमाम पर एलडी की जिम्मेदारी है। जो पैसों को लगा के फाइलों को पहिए लगाता है उसकी फाइल मंजूर हो जाती है, उसकी सोसाइटी पास हो जाती है। और कुछ ही दिन पहले स्मार्ट सिटी के नाम से सोसाइटी का केस आया और 4 दिन के अंदर वो एनओसी लेके निकल गए, जबकि 163 लोग ऐसे थे जो वेट कर रहे थे और वेटिंग लिस्ट पे थे, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया गया। अब एलडीए में पुरसाने हाल किसी का ना होने से सबसे बड़ा नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है, जिसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पे लग जाती है। लेकिन दफातर में जाए तो
यहाँ पे एलडी अफसरान का रवैया ये है कि वो किसी की शिकायत सुनने को मजबूर ही नहीं होते, और वो ये भी नहीं करते कि उनकी दादरसी करें। उनको कानून सिखाया जाता है। जो लोग आ जाते हैं एलडी के पास अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, फरार हासिल करने के लिए, उसको दूसरे रास्ते पे डाल दिया जाता है। अब एक वाहिद कोर्स की उम्मीद है जो शहरियों की नजर में है, और बहुत मुस्बत तरीके से हाई कोर्ट इस चीज को देख भी रही है और एलडी को पेनलाइज भी कर रही है, जो कि अब होना भी चाहिए, क्योंकि अब आखिर हो चुकी है। और यहाँ पे जो चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर, उनका सारा अमला जो है वो यहाँ पे मुबैना तौर पे रिश्वतों के ढेर लगा चुके हैं, सोसाइटियों को। चलिए जी, अच्छी चीज ये है कि नोटिस में आ गया हाईकोर्ट की जानिब से, इस पर इजहार बरहमी भी किया गया है और सख्ती से इस पर जो है वो हाईकोर्ट के रिमार्क्स भी सामने आए। थैंक यू सो मच दुर्रे नायाब। आई होप कि इससे कुछ मामलात बेहतर होंगे और आम लोग जो हैं, जो कि इसके बाद परेशान हो जाते हैं, इस तरह की खबरें ऑब्वियसली आपके लिए परेशानी का बायस बन जाती हैं, तो उनकी परेशानी भी कम होगी। जी तो नाज़रीन, अगली खबर जो कि हमने ब्रेक के बाद आके डिस्कस करनी है वो है हमारे पास शहर में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल। 5 अमवात एक ही दिन में कोरोना के बायस हुई और 313 नए मरीज भी सामने आए हैं। इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और मजमूई तौर पर शहर में सूरत हाल क्या है, अस्पतालों में सूरत हाल क्या है, लोगों का रवैया क्या है, इसकी तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और खबर यह है कि शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना की वजह से 5 अमवात हुई हैं, 313 नए मरीज सामने आए हैं। 313 अच्छी खासी बड़ी तादाद है और 313 का मतलब ये है कि आगे जो स्प्रेड करने का एक वो होता है वो भी बढ़ने का खदशा हो जाता है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि शहर के अस्पतालों में सूरत हाल क्या है, अवाम का रवैया क्या है, तो आई एम सॉरी टू से वो हमें बेहतर नज़र नहीं आ रहा। इमरान भाई क्या कहेंगे? आप तो बाहर जाते हैं, विजिट करते हैं मुख्तलिफ जगहों का, लोगों में कोई डर खौफ नजर आता है? डर खौफ, मैं तो कहता हूँ आप मुझसे कमेंट ना ही लें इस चीज सीरियसली। और जिसने मास्क पहना होता है ना, लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं ना। पहले हम देखते थे कि हर शहरी ने मास्क पहना होता था। चले अगर कोई मास्क की बेहतियाती कर रहा है तो कम से कम उसके हाथ में या उसकी पॉकेट में सैनिटाइजर जो है वो लाजमी होता था, या लोगों ने अपनी गाड़ियों में रखा होता था। लेकिन अब इतनी बेहतियाती है कि लिटरली आप बैंक के सामने चले जाएं, आप किसी भी अच्छा, बैंक का आपने जिक्र किया, मैंने खुद लंबी कतारें लगी हुई देखी और लोगों मास्क ही नहीं पहना हुआ। और मैं खुद बताता हूँ कि कल मैं भी एक बैंक की लाइन में लगा हुआ था बिल के लिए, तो मैं खड़ा हुआ तो मैं थोड़ा साइड पे हो गया ना, तो जो मैंने स्पेस छोड़ी 2 लोग आगे घुस गए, मैंने फिर स्पेस छोड़ी 2 लोग आकर घुस गए। तो मैंने मास्क पहना हुआ था, मैंने कहा भाई चलिए आपने खाली जगह देकर आप घुस गए हैं तो कम से कम मास्क तो पहन ले। कहता भाई आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप बैंक के अंदर जाके जब सबमिट करवाएं। मतलब लोग आगे से ऐसे बात करते हैं, अगर आप उन्हें ये कह भी दें कि आप मास्क पहने या सामाजिक फासला रखें, लोग बिल्कुल इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे। लोगों को ये यकीन जाने ये कोई मामूली चीज नहीं है कि 5 अमवात जो है वो हो गई हैं। असल चीज ये है कि आप ये देखें कि 100 के करीब आईसीयू पर जेर इलाज पेशेंट्स हैं, जिनमें से इसके अलावा 100 वेंटिलेटर पर। 100 वेंटिलेटर, कोई मामूली तादाद नहीं है और लोग अभी भी इस चीज वेंटिलेटर पर होने का मतलब क्या है? खुदा ना खास्ता मौत की कशमकश है, बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह माफ करे, यहाँ पर तो हमेशा ये कहा जाता है कि वेंटिलेटर पर गया हुआ मरीज जो है मुश्किल से ही जो है वो चांसेस होते हैं उसके बचने के। तो बहरहाल लोगों को अभी भी एहतियात करने की जरूरत है। और आप ये भी देखें ना कि 3 स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ स्कूल एजुकेशन की जानिब से बड़ा अच्छा फैसला है कि इन्होंने ये जो टाइफाइड मुहिम जो चल रही है, इसके बाद इन्होंने दोबारा डिसीजन लिया है कि दोबारा से कोरोना के टेस्ट जो है ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों में दोबारा से ये स्कूल जो है इन स्कूलों में टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे। और ज़रूरी भी है क्योंकि स्कूलों से आपके पेशेंट जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं, बच्चे जो हैं वो इसका शिकार भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से 3 स्कूल जो हैं वो 7 रोज़ के लिए बंद भी किए गए हैं। तो लोगों को जो है वो अभी भी एहतियात जो है वो करना होगी। अभी तक हमने इस बीमारी से जान जो है वो नहीं छुड़ाई और ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का खास करम है। मैं भी इस तरफ आने वाली थी कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें पूरी दुनिया में खुदा न खासा जिस तरह से तबाही हुई, हम बहुत हद तक महफूज रहे हैं। अब ये अल्लाह ताला के करम की वजह से हम लोग महफूज हैं, नहीं तो ऐसे अगर गवर्नमेंट का रोल देखें वो भी आपको आपके सामने है किस हद तक गवर्नमेंट ने काम किया। लोगों के रवैये देखें तो बराबर का दोनों तरफ से रहा है जो बेहतियाती है। वैसे माजरत के साथ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़रूर टोकूंगा, गवर्नमेंट का रवैया जो है वो आप इदारों के हवाले से देखें तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अगर आप अपर लेवल पर आए ना, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जितने भी दीगर मुमालिक हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं,
उन्होंने वैक्सीन जो है वो लगवाई और उन्होंने उसकी तशहीर भी कराई। मतलब आप लंदन को देख लें, बोरिस जॉनसन को देख लें, उन्होंने जब वैक्सीनेशन करवाई और उसके बाद बाकायदा उन्होंने उसकी तशहीर कराई, लोगों को मोटिवेट किया कि भाई वैक्सीनेशन जो है वो जरूरी है। और हमारे यहाँ पर देख लें, कोई भी वैक्सीनेशन जो है लोगों को मीडिया से गुफ्तगू करना, बातचीत करना पसंद नहीं करती हैं, तो हम यहाँ पर क्या, प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीनेशन करवाई? ये तो बिल्कुल अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर करवाई है तो वो सामने आपके पास जो गुजरा की फौज है, करना तो यही चाहिए था ना कि वो वैक्सीनेशन करवाते। और उसके बाद और एक डिटेल भी अभी सामने आई है कि 5 लाख वैक्सीनेशन है, जिसमें से कुछ 60,000 के करीब लगवाई गई। ये यहाँ से आप लगवाए, आप लोगों को बताएं, जिस तरह आप वोट लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट के हसूल के लिए आप गली मोहल्ले में जाके उनके साथ चाय पीते हैं, बैठते हैं, मोटिवेट करते हैं ना आप उनको कि भाई आप अपने इलाके के मसाइल के लिए बाहर निकले, हमें वोट दें, हम आपका साथ देंगे, हल करेंगे मसाइल, ये करेंगे। तो भाई इस मर्ज को खत्म करने के लिए आप लोगों को मोटिवेट करें कि वो वैक्सीन जो है वो लाजमी करवाएं, चाहे आप मीडिया के जरिए तशहीर करें या गली मोहल्ले में जाकर तशहीर करें। हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस है, क्योंकि हमने डेंगू वाले टाइम में ये चीजें देखा, स्कूल में 0 पीरियड रखा गया था, लोगों को मोटिवेशन बच्चों को बताया जाता था, खास तौर पे कि किस तरह से स्कूल कॉलेजेस लेवल पर ही इस तरह का कुछ आप कोई आगाही के लिए कैंपेन वगैरह। मिनिस्टर हेल्थ और मिनिस्टर एजुकेशन का तो बनता था कि वो एटलीस्ट वैक्सीनेशन करवाते और तलबा तालिबात को जो है वो लाजमी कहते हैं या पेशेंट्स को, डॉक्टर को जरूर कहते हैं कि भैया आप भी वैक्सीन जो है वो लगवाएं। लेकिन ऐसी सूरत हाल जो है वो देखने में बिल्कुल सामने अगर मुराद राज साहब ने वैक्सीनेशन कराई होती तो चांसेस कम होते उन्हें कोरोना होने के। सीरियसली, मतलब वाकई आप देखिए, ये तो हम बात कर रहे थे, ये चाहे मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें सोचने के लायक हैं कि आपको अगर लोगों को मोटिवेट करना है तो आपको खुद मिसाल बन के सामने आना पड़ेगा। जब तक आप खुद उसकी कोई अमली मिसाल नहीं पेश करेंगे तो लोग कैसे मोटिवेट होंगे? हम लोगों को तो कहते हैं कि लोग जो हैं वो लाइनों में समाजी फासला नहीं रख रहे, मास्क नहीं पहन रहे, लोगों से पूछेंगे तो उन्होंने यही कहना, भाई बड़े क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब के दावों से, वादों से इंप्रेस होकर जिन लोगों ने वोट दिया ना, प्राइम मिनिस्टर साहब वैक्सीन करा भी लेंगे, लोगों ने उनसे इंप्रेस होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं और सारी कौम उनकी तकलीफ जो है वो करती है, मैं भी करता हूँ। उन्होंने 2 डॉग रखे हुए हैं, मैंने भी 2 डॉग रखे हैं पग, उनको देखते हुए तो वो वैक्सीन करवाएंगे तो मैं भी उसकी तशहीर करूंगा कि भाई वैक्सीन जो है वो करवाएं। लेकिन मैं करवा चुका हूँ, वैक्सीन करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारा इदारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसने हेल्प आउट किया और हम तमाम लोगों ने सबसे पहले वैक्सीन जो है वो करवाई थी। वैक्सीन पे किया था क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा, जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया था, किया जा रहा है और अब हम जो लोगों में पाया जा रहा है वैक्सीन को लेकर जो बेचैनी है, तो हमने कल कोशिश की थी, डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने वक्त दिया, उनका बहुत शुक्रिया, डिटेल में डिस्कस किया हमने ये सब कुछ ताकि आपकी परेशानी वैक्सीन से रिलेटेड जो है उसको दूर कर सके। लिटरली वैक्सीन करवाने के बाद भी ये देखे, मैं मास्क जो है वो चाहे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से बहुत बेहतर हूं, लेकिन फिर भी कम से कम लोग तो देख रहे हैं, लोगों को नहीं पता। बिल्कुल वो हमें ये कहेंगे कि भाई मीडिया वाले जो है वो इस चीज का ख्याल नहीं कर रहे, सैनिटाइजर भी मेरी पॉकेट में है, मतलब लोग कहेंगे कि आप लोग इसका ख्याल नहीं कर रहे, आप हमें क्यों कह रहे हैं भाई, आप हमें क्यों कह रहे हैं? हमें अगर हमने अपने शहर को बचाना है, अपने सूबे को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, तो हमें अपना किरदार अदा करना होगा। और आप सबसे बेहतर पहली ये चीज होती है, हर किसी को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, तो मेरे ख्याल से आपका ताल्लुक मीडिया से है, जहां कहीं से भी है, आपको अपनी जिंदगी से आगे कुछ नहीं होता। तो अगर आप हिफाजत करेंगे, अपने लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे। खबर को हम वाइंड अप करते हैं, अगली खबर की तरफ आएंगे। खबर ये है जी, गुलाब देवी अंडरपास मंसूबा भी एतराजात की जद में, नया PC1 बनेगा, महकमा PND का नामुकम्मल PC1 पर एतराजात। मंसूबे बहुत सारे शुरू किए जाते हैं, एतराजात भी आते हैं, रुकावटें भी आती हैं, और फिर इन मंसूबों का मुस्तकबिल क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और खबर की तरफ बढ़ते हैं। महकमा PND का नामुकम्मल PC1 पर एतराजात, अखराजात कम करने, फिजिबिलिटी की तैयारी समेत दीगर खामियां दूर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। यानी जब ये मंसूबा पेश किया गया तो एतराजात थे, खामियां थी, जिसको दूर करने के लिए अब कहा गया है और इसको एतराजात की जद में आ गया है, नया PC1 बनाने का कहा गया है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं अगर महकमा PND के हवाले से बात करूं तो इससे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इससे कितने शहरियों को फायदा होगा या इसकी कितनी जरूरत है। उन्होंने पहले तो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आया कि ये मयार पे पूरा उतरते हैं या नहीं, जो भी रूल्स हैं
उनके मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स बने हैं या नहीं। यही बात है कि डॉक्यूमेंट जो है वो नामुकम्मल थे, इस वजह से ये एतराज़ जो है ये महकमा PND की जानिब से लगाया गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें गुलाब देवी के एरिया की, तो वहाँ पर गुलाब देवी और उसके साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये दो ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर आपने भी देखा होगा हर वक्त रश रहता है। ऐसे ही है। इसकी सर्विस लेन जो है वो चौक रहती है, पैदल चलने वाले वहां पे मरीज और उनके लॉयकीन इतने होते हैं कि वहां पे रश रहता है। उसके बाद वहां पर गाड़ियों रोड पर सिग्नल भी है कि यहाँ पर ये करीब है, और फिर इससे सबसे ज्यादा जो अनोइंग चीज ये है कि मरीज जिन्होंने पहुंचना है अस्पताल में, खुदा ना खास्ता वो मसला हो सकता है। आप ये देखें, मेरे ख्याल के मुताबिक हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत को थोड़ा सा आइडिया जो है वो देते हैं कि आपको गुलाब देवी या चिल्ड्रन हॉस्पिटल के आगे अंडरपास बनाने से बेहतर है कि खुदारा जो मालटाउन कचहरी है उसके मसाइल आप हल करें। बिल्कुल उसके बाहर जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको खत्म करें, वहां पर जो तजावजात हैं उनको खत्म करें। अब आप ये देखें, जो हमने पहली खबर डिस्कस की कि लाहौर शहर में ज़राई अराजी को ख़त्म करके वहाँ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, और आप माल्टन कचहरी के बाहर आप देखें कि एक माफिया है। वो माफिया क्या है? जिस माफिया ने वहां पर कचहरी के बाहर पक्की तजावजात बना के आगे वुकला को रेंट आउट कर दी हैं। कई बार ऑपरेशन हुआ है लेकिन कोई सूरत हाल जो है वहां पर बेहतर नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से आपको वहां पर अंडरपास बनाने की जरूरत है। अगर वहां आप अंडरपास नहीं बनाते, जो कि एक यकीन मुश्किल अमल है, क्यों? क्योंकि वहां पर नैरो रास्ता जो है वो बहुत तंग है, ठीक है ना। आपको वहां पर जो तजावजात है एटलीस्ट उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बात वही आ गई कि आप माफिया को तकवीयत देते हैं, फिर वो ऐसी कंस्ट्रक्शन करता है, उसके बाद वहां पर वुकला को उसने रेंट आउट कर दी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इदारों को चाहिए, LDA को चाहिए या जो टाउन इंतजामिया उसको चाहिए या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वुकला बरादरी है उसको अपने साथ में लाएं और वहां पर एटलीस्ट वो जो इलीगल तजावजात हैं, उसको तजावजात तो होती इलीगल हैं, उनको जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको खत्म करें। उसके साथ वहां पर आर्जी तजावजात भी हैं। हमने बेंचेस देखे हैं, फट्टे देखे हैं, और आधी से ज्यादा सड़क तो वहां पर जो है वो कब्जा हुआ बैठा है। तो मेरे ख्याल से लेकर तकरीबन कोई 4-5 बजे तक वहां से आपका गुजरना मुहाल हो जाता है, और अगर 7-8 बजे भी चौक हो जाए तो आपका ऑलमोस्ट फिरोजपुर रोड पूरा आपका ब्लॉक और वो बिल्कुल चौक रहता है। क्योंकि आप ये देखें ना, या तो ये रास्ता है या वो ब्रिज का रास्ता है। जब नीचे ट्रैफिक चौक होती है, बंद होती है, तो लोग जो है वो सारा दबाव ट्रैफिक का जो है वो उस ब्रिज के ऊपर आ जाता है। और वहां पर भी वो ब्रिज भी जो है वो मेरे ख्याल से जितना मतलब वो उसकी हालत बिगड़ी हुई है, डर ही लगता है उस ब्रिज के ऊपर भी जाते हुए। खैर ये तो एक अलग इशू है, लेकिन असल चीज ये है कि गुलाब देवी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर अंडरपास बनाने से बेहतर है कि आप माल्टन कचहरी के बाहर रास्ता जो है उसको खुला करें या उसके लिए कोई प्लान करें। वटएवर आपको वहां पर ऑपरेशन करना पड़ता है, वटएवर आपको वहां पर जो एसोसिएशन है उसको साथ मिला के कोई हल जो है वो निकालना पड़ता है। उससे अच्छा, ये तो एक तजवीज थी, लेकिन मैं सिर्फ प्लानिंग की तरफ आना चाहूंगी कि ये जो नाकिस प्लानिंग की जाती है कि अब इस पर एतराजात आ गए हैं, ये इस तरह के मंसूबों की राह में रुकावटें जो है मजीद बढ़ा देती है। अभी तो प्लानिंग में ये नकाइस हैं, जब काम शुरू हुआ क्या हाल होगा? तो क्यों इस तरह, मैं वही कह रही हूँ ना, अभी तो PC1 है, फिर PC2 है, फिर इसके बाद इसके फंड जारी होंगे, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, फिर इसके फंड जारी होंगे, फिर ऐड आएगा, फिर प्री क्वालिफिकेशन, फिर पता नहीं कब जाके इस पर काम हमें शुरू होता नजर आएगा भी या नहीं आएगा। बहुत सारे मंसूबे तो फाइलों तक ही दब जाते हैं और वहां पर ही बात खत्म हो जाती है। ये नाकिस प्लानिंग जो है, मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या यहाँ पर लोग जो बैठे हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है? इस तरह से नाकिस प्लानिंग करके इतने इतने बड़े मंसूबों की प्लानिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से ही ऐसी सैकड़ों समरे हैं जिन पर एतराज़ात जो है वो लगते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, है ना, सालों साल इसी तरह कई मंसूबे फाइलों की नज़र हो जाते हैं। और वजह क्या होती है? यही होता है कि डॉक्यूमेंट जो हैं वो मुकम्मल नहीं होते, या जो एतराज़ात लगाए जाते हैं, एतराज़ात तो कई किस्म के जो है वो मुतलका महकमों की जानिब से लगाए जाते हैं और असम्बली जो है वो वापस हड़ताल कर दी जाती है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये कौन सा पहली दफ़ा कोई समरी जा रही होती है या पहली दफ़ा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो जा रहा होता है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तमाम आपने क़वायद ज़ाबित पूरे करके अगर फाइल आगे भेजी हो तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन लोगों को ख्वाब दिखा दिया जाता है कि ये किया जा रहा है। लेकिन देखने की ज़रूरत ये है कि ये चीज़ भी सोचने की ज़रूरत है कि जो भी मंसूबा, जो भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल आपके पास आई है, एटलीस्ट वो
किस हद तक अवाम के लिए बेहतर होगा, किस हद तक अवाम के लिए वो अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ देखने की ज़रूरत है। महकमा पीएनडी को भी देखने की ज़रूरत है, मुतलका चाहे वो एलडीए है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी टाइम है जब प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी और प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही तमाम चीज़ें, रुकावटें, एतराज़ात दूर करके काम अगर शुरू किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फिर वो जो मनसूबा जब शुरू हो जाए तो वो जो रुकावटें आती हैं ना, वो मेरे ख्याल से शहरियों के लिए मज़ीद इसमें ना मैं हैरान हुआ हूँ ये डिटेल पढ़ के कि उस्मान अलीम ने जो इस प्रोजेक्ट की डिटेल दी है उसमें क्या है कि लैंड एक्विजिशन और फिंचिंग और हार्टिकल्चर की तफसीलात भी तलब की गई हैं। लाइक ये चीजें उसमें मेंशन नहीं और ये तो होनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने नाकिस प्लानिंग कहा है कि नाकिस प्लानिंग की वजह से आगे चल के मसाइल होते हैं। खैर, ब्रेक का कहा जा रहा है, जब वापस आएंगे तो हमने डिस्कस करना है। महंगाई बेकाबू है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महंगाई रोकने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस पे हमने बात करनी है। सेकेंडली हमारा सेगमेंट आपकी राय, आज कुछ इसी से रिलेटेड है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि हमने नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम बताते हैं आपकी राय क्या है। एक बार फिर से मैं अनाउंस करती चलूं कि रोजाना की बुनियाद पर आपकी राय हम दिखाएंगे। आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भिजवा सकते हैं। आपकी कोई भी राय है, कोई भी तजवीज़ है, आपके इलाके का कोई भी मसला है जो कि आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हम अपने शो में वो आपका वीडियो क्लिप चलाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप कुछ अच्छा गा सकते हैं, कोई मिमिक्री कर सकते हैं, तो ज़रूर हमें वो भी वीडियो बना के भेजें। इंशाल्लाह हम अपने शो में चलाएंगे और आपका टैलेंट अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। आज का जो मसला है, जो राय है, एक शहरी की जानिब से क्या कहा गया है, क्योंकि हमारी खबर से भी रिलेटेड था तो हमने कहा कि इसको अभी दिखाते हैं। जी आयशा, दिखाइए। मैं गवर्नमेंट से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई का जिन है ये अवाम पर कब तक सवार रहेगा? ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है या हमारे ताजरों की मेहरबानी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लूट मार हो रही है ताजरों की तरफ से, ये या तो हुकूमत इनके साथ मिली हुई है या फिर हुकूमत को इनके कारनामों का इल्म ही नहीं है। तो अगर इल्म नहीं है तो किसने पता करवाना है इनका? हुकूमत नहीं पता करवाना है। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम को देखे कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। सब्ज़ी ख़रीदना तक जो है वो मुश्किल हुई है गरीब आवाम के लिए। आलू का रेट देख लें, प्याज का रेट देख लें, सर चढ़ के बोल रहा है वो 30 रुपये 34 रुपये किलो आलू है जो कि बाज़ार में 50 से 60 रुपये किलो मिल रहा है। गरीब आवाम को अपने बच्चे पढ़ाने मुश्किल पड़े हुए हैं। एजुकेशनल सिस्टम्स का बुरा हाल है, सिर्फ महंगाई की वजह से उन्होंने फ़ीस इतनी रखी हुई है बच्चों की कि बच्चे पढ़ाए नहीं जा रहे। अब हम ब्लेम किसको करें? हम ब्लेम गवर्नमेंट को करते हैं। वो कहती है जी पिछली हुकूमत थी, उसने जो है ना मईशत तबाह कर दी। अगर हम दूसरी हुकूमत को ब्लेम करते हैं, वो कहते हैं जी रूलिंग पार्टी वो है, आप उनसे बात करें। हम किसको ब्लेम करें? अवाम कहाँ जाए? कोई मेरी गुजारिश है कि कोई महंगाई पे काबू करें, कोई अवाम को रिलीफ दें, बहुत मेहरबानी होगी। आप क्या कहते हैं? है हमारा ये सेगमेंट जिसमें शहरी क्या कह रहा है और बड़े पुरसकून अंदाज में उसके जानिब से जो है ना महंगाई पे शिकायत की गई है, हुकूमती कारकर्दगी का, अपोजिशन का भी जिक्र किया गया और बड़े मासूमाना अंदाज में उन्होंने ये कहा कि हम क्या करें, हमें कोई बता दे। देखें जी, बड़ी अच्छी बात किया उन्होंने। मेरे ख्याल के मुताबिक हर शहरी की यही आवाज है। हर शहरी जो है ना उसकी सोच ये है। पर मैंने लोगों को बड़े गम और गुस्से का इजहार करते देखे, इन्होंने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा। अल्लाह का शुक्र है। और इसीलिए हमने देखें वो कहीं से भी नहीं लगा कि वो पीटीआई का सपोर्टर है या मुस्लिम लीग नून का है या पीपल्स पार्टी का है या मुस्लिम लीग काफ का है। उसने बड़ी अच्छी एक चीज जो है वो वाजे कर दी है कि भाई जब अवाम टैक्स देती है तो जिस गवर्नमेंट को वो टैक्स देती है उम्मीद भी उससे लगाती है कि वही उसको रिलीफ देगी। बिल्कुल। अब देखें ना, उन्होंने कहा कि अगर हम साबका हुकूमत को देखते हैं, वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर रही, और अगर रूलिंग गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं तो वो कहती है जी साबका हुकूमत का तोहफा है, तो वो कहता है हम कहाँ जाएं। मतलब ऑब्वियसली शहरी जिस गवर्नमेंट को ठीक है वोट नहीं दिया, टैक्स तो पे कर रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। खाने पीने में या चीजों के इस्तेमाल में सिर्फ सांस लेने पे टैक्स नहीं है। मैं अपनी खबर की तरफ जाना चाहूंगी। महंगाई है, नो डाउट, सभी लोग कहते हैं, हुकूमत ये चीज कह रही है कि महंगाई है। जिन लोगों का काम महंगाई कंट्रोल करना है, जो कि हमारी खबर है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज साहब जो हैं, उन्होंने वो बेचारे क्या कर सकते हैं, उन्होंने फिर यही कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जितने मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी तादाद डबल कर देता हूँ।
कर उनकी दे। तादाद डबल कर दे। नहीं, लेकिन आप ये पहले जो देखें, लेकिन पहले हैं आप उनसे ये काम देखें, करवाना हो शुरू क्या करें। रहा है, उन्होंने ये कहा है कि 1 माह में कम से कम 1 लाख रुपया जुर्माना हर मजिस्ट्रेट करेगा। मतलब उनकी सोच ये है कि जो महंगाई कर रहे हैं उन पर जिंदगी जो है वो तंग की जाए, वटएवर वो जो भी शॉपकीपर हैं, जो भी रेडी बाना है या जो भी स्टोर मालिक है, उसको आप जुर्माना करेंगे, वो चीजें महंगी क्यों बेच रहा है। आप मेरे ख्याल के मुताबिक आपको सिर्फ जुर्माने की तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जहां आप एक बार जुर्माना कर रहे हैं वहां पे इंश्योर करें कि वो दोबारा महंगी चीजें ना बेचे, या उस एरिया के जो रिहायशी हैं, जो लोग हैं, उन्हें एटलीस्ट रिलीफ तो मिल रहा है ना। आपने मुख्तलिफ स्टोर्स पर जो है वो डीसी रेट पर चीजों की जो तरसील है या फरोख्त है वो यकीनी बनाई थी। आप वहां उन काउंटर्स पे जाके देखें, आपको चीजें मिलेंगी ही नहीं या उनका मयार बहुत कम मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि जो आपके मजिस्ट्रेट्स हैं वो करते क्या है भाई, मैं यहाँ पर बैठ के कहता हूँ अगर इनको कोई सबूत चाहिए तो मैं वो भी देने को तैयार हूं कि इनके मजिस्ट्रेट करते क्या है। मजिस्ट्रेट गाड़ियों में बैठे रहेंगे। अब पहली बात तो यह मजिस्ट्रेट जाता ही नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं जाता, और अगर मजिस्ट्रेट जाएगा भी तो वो गाड़ी में बैठ जाएगा और उसके जो ड्राइवर हैं या दीगर जो असिस्टेंट्स हैं वो जाके चालान करते हैं। देखिए, असल बात ये नहीं है कि आपने जुर्माना करना है और रेवेन्यू जनरेट करना है। असल चीज ये है कि आपने लोगों को रिलीफ देना है और आपने उनको सजा देनी है जो महंगाई कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चीज सोचने की जरूरत है कि देखें, सिर्फ ये शेख और नोश की चीजों को कंट्रोल कर लेने से आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। ये देखें, गैस, पानी, बिजली, पेट्रोल, ये सारी चीजें इससे वाबस्ता है। शहर में जब भी सब्जी आएगी, पेट्रोल गाड़ी पे आएगी ना, ट्रांसपोर्ट पे आएगी। आपने किराए बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने डीजल की कीमतें बढ़ा दी, तो उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ानी है। ये अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, इसलिए हमारे सेगमेंट आप क्या कहते हैं में भी आज अवाम की जानिब से ये शिकायत की गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम कहेंगे खुश आमदीद और आगे बढ़ते हैं, शामिल कर लेते हैं अपने सेगमेंट्स, जिसमें आज सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो हमारे पास है मोबाइल। आपको बता देते हैं कि जी कौन कौन सा मोबाइल आप किस कीमत पर खरीद सकते हैं। पहला मोबाइल हमारे सामने है जी, इन्फिनिक्स नोट 5 मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है जी, 37,899 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए जी, इन्फिनिक्स 08 मोबाइल है, 34,999 रुपए इसकी प्राइस है और रैम है इसकी 4 GB, मेमोरी है 64 GB। इसके बाद आ जाए, कौन सा मोबाइल है, इन्फिनिक्स नोट 8 मोबाइल और इसकी कीमत है 29,999 रुपए। थैंक गॉड आज कुछ कम कीमतों वाले मोबाइल रखे हैं क्योंकि सभी लोग इतने महंगे मोबाइल नहीं खरीद सकते। रैम है इसकी 4 GB और मेमोरी है इसकी 128 GB। नेक्स्ट आ जाए जी, इन्फिनिक्स S4 मोबाइल है, 22,999 रुपए इसकी कीमत है। रैम है इसकी 3 GB और इसकी मेमोरी है जी 64 GB। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है, इन्फिनिक्स 04 मोबाइल और इसकी कीमत है जी 15,500 रुपए और इसकी रैम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जी 2 GB है, मेमोरी है इसकी 32 GB। तो ये थे जी हमारे पास मोबाइल रेट्स जो कि हमने आपके साथ किए हैं शेयर। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने मोबाइल खरीदना है तो इसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मोबाइल किस कीमत पर मार्केट में अवेलेबल है, तो आप मोबाइल की खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है और फिर रेट लिस्ट की बार बार लोग बात करते हैं। हम चलते हैं फहद की तरफ जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। ओवर टू यू फहद। टाउनशिप मार्केट के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सब्जियों की बात की जाए तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं उनकी कीमत अच्छी खासी कम है। जो शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, सब्जियाँ ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि मौसमी सब्जियों की कीमत में तो कमी की गई है, मगर जो दूसरी सब्जियां हैं जो गैर मौसमी हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। मौसमी सब्जियां जिसमें मटर, पालक, मेथी और दूसरी सब्जियां आती हैं। मटर जो है वो टाउनशिप मार्केट में
तकरीबन 50 से 70 रुपये किलो के दरमियान बेचे जा रहे हैं। उसके अलावा शलजम जो है वो 20 से 25 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि पालक जो है वो 15 से 20 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। उसके अलावा मूंगरे जो मौसमी सब्ज़ी में आते हैं वो 70 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जो मेथी है वो तकरीबन 80 से 90 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह टमाटर जो है वो 40 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि आलू 25 से 30 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए मसाला जात की, जिसमें लहसुन, अदरक और प्याज आता है, तो इनकी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। प्याज जो है वो तकरीबन 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक जो है वो 250 से 260 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त किया जा रहा है फ़ी किलो। उसके अलावा जो लहसुन है वो 170-180 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सब्ज़ मिर्च जो है वो 170-180 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो जो शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, जो सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि गैर मौसमी सब्ज़ियों की कीमतों में जो है वो कमी की जाए, और उसके अलावा जो मसाला जात हैं जिसमें प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक आता है, इनकी कीमतों में भी कमी की जाए ताकि उन लोगों को। ठीक है जी फाहद, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई, मीट रेट्स क्या है, आगे बढ़ते हैं। ज़ैनत शॉप के रेट्स हमारे पास हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जी बीफ पर के जी यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 450 रुपये किलो में। इसी तरह बीफ मिन्स यहाँ से आप खरीद सकते हैं 565 यानी 565 रुपये किलो जी। तो यहाँ से मटन पर केजी आप खरीद सकेंगे 1150 रुपये में। मटन मिन्स यहाँ पर अवेलेबल है 1390 रुपये में, यानी 1390 रुपये। और सरकारी रेट के मुताबिक गवर्नमेंट रेट जिसको कहा जाता है, मार्केट में चिकन की अवेलेबिलिटी क्या है जी? 221 रुपये जिंदा मुर्गी का रेट है, और इसका बना हुआ गोश्त अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 320 रुपये किलो में आप गोश्त खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, रेट्स आपने जान लिए। एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जी। आगे बढ़ते हैं, एग रेट्स की तरफ चलते हैं। तो एग रेट्स में आपको बता देती हूँ कि किस किस कीमत पर मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले है जी रिटेल प्राइस आपके सामने, और रिटेल प्राइस के मुताबिक 149 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप होलसेल पे जा रहे हैं तो होलसेल पर आप 2 रुपए की बचत कर सकते हैं। 2 रुपए की बचत के साथ 147 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अब आ जाइए, अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे से आप 148 रुपए दर्जन रेट है गोरमे पे। अगर आप जाएंगे तो 148 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये तो थी तमाम हमारे पास रेट लिस्ट जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऑब्वियसली इसके बाद आपको अपना बजट भी डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। आपने बनाना क्या है ये भी आप अच्छी तरह से सोच लेते हैं। आपको जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल, मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा। सादिया खान इस वक्त बाहर मौजूद हैं, सादिया की तरफ बढ़ते हैं। जी सादिया, बताइएगा शहर लाहौर का मौसम इस वक्त कैसा है, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा? जी हाँ अना, फरवरी में ख़ासकर मौसम जो है वो अपना मुसलसल रंग बदल रहा है। हमने ये देखा था कि जनवरी में मौसम बदला तो गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका था, लेकिन एक बार फिर जो लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध की वजह से दर्जा हरारत में कमी आई। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इशू जो शहरियों को फेस करना पड़ा वो था आलूदगी का। सुबह और शाम के औकात में तो धुंध होती है जिसकी वजह से हद निगाह कम होती है, लेकिन दोपहर के औकात में यही धुंध जो है हवा में नमी के साथ जो गर्द है अपने साथ लपेट में ले लेती है। और लाहौर में खासकर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां शहरियों में फैल रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आज के दिन के हवाले से तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर का मतला खुश्क रहेगा और ख़ासकर सुबह और रात के औकात में धुंध रहेगी। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 370 था। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाके जो हैं उनमें हमारा कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, फिरोजपुर रोड है, मजंग है, जल्लो है, हरबंसपुर है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से और तमाम ऐसे अनासर जो कि प्रोडक्शन करते हैं और धुआं खारिज करते हैं उनकी वजह से मौसम जो है वो खासकर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि फरवरी के महीने में वैसे ये पहली बार हुआ है कि फरवरी के महीने में धुंध पड़ी है जिसकी वजह से पारा भी कम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शहरी जो है परेशान है। और अगर बारिश की बात करते हैं, कहा यह जा रहा है कि ये मौसम बहार का महीना है, बहार इस मौसम में शुरू हो जाती है और इसमें तवक्को की जाती है कि बारिशें भी होती हैं। अच्छा सादिया, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र कर दिया,
सादिया, अगर आप सुन पा रही हैं, आपने खुद भी जिक्र किया कि फरवरी के महीने में ऐसा मौसम पहले कभी नहीं शहरियों ने देखा। अब अगर हम अभी के मौसम की, मैं आपके पीछे देख रही हूँ, मौसम खुशगवार है, धूप भी निकली है। सुबह अगर हम देखें तो अच्छी खासी धुंध थी, तो लोग जो कि पार्क में आ रहे हैं, मौसम को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। जो मौसम में तब्दीली आई है, इस पर लोगों की आपसे बातचीत हुई है, क्या कहते हैं लोग? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको अना ये बता देती हूँ कि तिब्बी माहिरीन से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस जो है वायरल इन्फेक्शन के बढ़े हैं और उसकी बड़ी वजह जो है ये धुंध और ख़ासकर लाहौर की आलूदगी है। वैसे तो लाहौर का मौसम दर्जा हरारत कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फरवरी में ये होता है कि दिन के औकात में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सूरज निकलने की वजह से गर्मी का एहसास होता है। इन दिनों यह है कि सूरज धुंध की ओट में छुपा हुआ है, लेकिन ये धुंध जो है, वैसे अगर मौसम के लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि जी खुशगवार है, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन यही धुंध जो है वो स्मोक का और आलूदगी का बायस बन रही है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। खासकर ऐसे लोग जो कि मोटर बाइक्स पर सफर करते हैं या सैर तफरी के लिए पैदल कहीं चलते हैं, तो उनको अंदाजा होता है कि उनको सांस लेने में सादिया, ये जो मौसम की डिफरेंट सिचुएशन है, इस पे महकमा मौसमियात के माहिरीन, चूंकि आप कवर भी करती हैं और हमें अपडेट भी करती रहती हैं, तो क्या कहना है माहिरीन का? ये जो मौसम की तब्दीली है, आगे चलकर क्या तब्दीली आगे रंग लेकर आ सकती है? क्योंकि स्मॉग भी है और फॉग भी हम देख रहे हैं कि सम टाइम बेतुका सा जो कहा जाता है ना, वो भी सिचुएशन देखने में आ रही है। तो माहिरीन मौसमियात इस पर क्या कहते हैं? अना, बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है और इससे सिर्फ हमारी सर्दियां मुतासिर नहीं है, हमारे चारों मौसम जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि गर्मियां हैं उनमें भी आप देखेंगे कि आपको टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी। सर्दियों में हमने ये देखा है कि स्मोक का सीज़न शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बाहर का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी सूरत हाल ये है कि धुंध की वजह से जो है वो डस्ट में इजाफा हो रहा है, शहरियों को मुश्किलात है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बढ़ती हुई आबादी और जो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगी उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है हमारा मौसम और हमारा माहौल होगा। तो ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं, इसी वजह से हो रही है कि हमारी जितनी भी पुरानी मशीनरी पर काम करने वाली प्रोडक्शन सेंटर हैं या जितने भी अनासर धुआं फैला रहे हैं, उनकी वजह से हमारा माहौल सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले सालों में सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर इस पर हमने कंट्रोल नहीं किया, भट्टे बंद करना, सर्दियों में फैक्ट्रियाँ बंद करना, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। हमें बिल्कुल, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो मौसम की सूरत हाल है, अगर आपने कंट्रोल ना किया तो आगे मजीद जो है वो तब्दीलियां हो सकती हैं। थैंक यू सो मच सादिया, हमारे साथ मौजूद थी और हमें शहर के मौसम के हवाले से उन्होंने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है बचत बाजार। वीकेंड पे सभी लोग प्लान करते हैं शॉपिंग का, तो हम आपकी ये प्लानिंग कुछ आसान बना देते हैं। आपको बता देते हैं अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो किस तरह से आप बचत कर सकते हैं। कुछ ब्रांड्स मेरे पास हैं जहां पर ऑफ्स लगी हैं। तो निशात लीलन पे अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 70% ऑफ है। सना सफीनास अप टू 50% ऑफ है। जे डॉट पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद है जी बीच ट्री, यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है। जी तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं माल का हाल। जी तो करेंसी रेट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं।
नाज़रीन, ये तो थे हमारे आज के सेगमेंट जिसमें हमने कोशिश ये की है कि आपको घर बैठे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचा सकें। आपकी बचत किस तरह से हो सकती है, अगर आप कुछ बनाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम सेगमेंट्स की सूरत में आप तक घर में इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं शायकीन क्रिकेट की जो हम जोशो खरोश देख रहे हैं उसकी तरफ, क्योंकि PSL की रौनकें एक बार फिर से बहाल होने जा रही हैं और PSL 6 कल से बाकायदा तौर पर शुरू हो रहा है। इफ्तिताही मैच जो है कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर के माबैन कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और इफ्तिताही तकरीब की तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौरिये भी बहुत पुरजोश हैं। लाहौर में मार्च के महीने में जो है मैचेस का बाकायदा आगाज होगा, लेकिन शायकीन क्रिकेट जो है वो PSL के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि तमाम मैचेस उन्होंने अभी से ही जो है प्लान कर लिए हैं। कौन कौन से मैच उन्होंने कहां कहां देखने के लिए जाना है। बहुत सारे लोग स्पेशली मैच देखने के लिए लाहौर से कराची जा रहे हैं, कराची से भी लाहौर आते हैं। जब लाहौर में मैचेस होते हैं तो इसकी भरपूर तैयारियां जो की जा रही हैं। तमाम 6 टीमें भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं और टीमों ने मेगा इवेंट से कबल तमाम तर प्रैक्टिस भी मुकम्मल कर ली है, बल्कि जम के प्रैक्टिस की है। तो ये था जी PSL का ऑफिशियल सॉन्ग, जिसके बारे में हमने बड़ी सोशल मीडिया पर भी धूम सुनी है और लोग इसको जो है भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो PSL का मेला तो कल से बाकायदा तौर पर सजने जा रहा है, जिस पर शायकीन क्रिकेट के तासुरात भी हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और फिर किस खिलाड़ी से क्या उम्मीद है ये जरूर हम अपने आने वाले शोज में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि शायकीन क्रिकेट जो हैं अपने प्लेयर से क्या क्या उम्मीदें लेके बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हम आगे शुरू करेंगे जैसे ही मैचेस का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। तो क्रिकेट की तो हमने बात कर ली है, ब्रेक में हमने जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कुछ बात करने वाले हैं गोल्फ टूर्नामेंट के हवाले से और आपको मिलवाएंगे अपनी बहुत ही प्यारी सी मेहमान से, सनिया उसामा, जो कि सिटी एट 10 की मेहमान बनने वाली हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मेहमान जो हमारी आज की होंगी उनकी आपसे मुलाकात भी कराएंगे। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने आपने। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हम क्रिकेट के बाद कुछ बात करने वाले हैं गोल्फ टूर्नामेंट के हवाले से। ये कुछ एज सच हम नहीं देखते कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, बहुत सारे वो लोग जो कि खेल के मैदान में जाना चाह रहे हैं वो गोल्फ का इंतखाब करें। जो लोग इसका इंतखाब करते हैं वो क्यों करते हैं, और फिर ख़ास तौर पे लड़कियां जब खेल के मैदान में हमें नज़र आती हैं तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो सिलेक्शन होती है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ लोगों का शौक होता है, पैशन होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि जी हम ऐसे ही एक्सीडेंटली आ गए। तो हमारी मेहमान जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी, लेकिन माशाल्लाह से उनकी कामयाबियों की एक पूरी डिटेल मेरे पास पड़ी है। चेयरमैन बाबदा इमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, नेशनल इमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट, पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप और फिर PM ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, गवर्नर कप, मतलब जबरदस्त कामयाबी उन्होंने अपने नाम की है जी। तो मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी हमारी आज की मेहमान जिनका नाम है सनिया उसामा, जो कि आज हमारी मेहमान बनी है। उनसे जान लेते हैं कि वो गोल्फ कब से खेल रही हैं और इतनी जबरदस्त कामयाबियां अपने नाम करके उन्हें कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम सनिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपकी? ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आगाज कब किया और कैसे डिसाइड किया कि गोल्फ की तरफ जाना है? मैंने ये गेम स्टार्ट की थी 2010 में, जब हमें मेंबरशिप ऑफर हुई थी और काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई थी इसमें और मेरे बाबा को। तो वो देखते ही एक पैशन, एक डिज़ायर आ गया था कि इसको स्टार्ट करना है और इसको एक फुल फ्लेज कैरियर के तौर पे लेना है। अच्छा, आपने बाबा का नाम साथ लिया तो मुझे पता चल रहा है कि आपको फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट रही है। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, लड़कियां जब भी कुछ खेल के मैदान में जाना चाहती हैं वो पेरेंट्स भी थोड़े से रिलक्टेंट नज़र आते हैं कि लड़कियां उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगी, लड़की हो, खेल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या था फैमिली का रिएक्शन जब आपने ये डिसाइड किया कि आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटी की तरफ जाना है? मेरे तो सारे स्टार्ट से ही फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव रही है और बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुए हैं काफ़ी मेरे कज़न्स वगैरह, और मुझे बहुत इंकरेजमेंट भी मिलती है। मैं थोड़ा सा मेरी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे भी होती है तो थैंक गॉड, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू माय फैमिली कि वो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे इंकरेज करते हैं। और वो फिर ऑब्वियसली आपके लिए मोटिवेशन बन जाती है, आप कुछ आगे करने का सोचते हैं जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होती है। इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पिरेशन मेरी एज सच कोई नहीं है, बस मेरा ये है कि जब मैंने देखा था तो आई स्टार्टेड द गेम, तो मेरा बस ये था कि आई एम गोना वर्क हार्ड एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बस। सही। अच्छा, मुझे बताएं, जब स्टार्ट किया गोल्फ की तरफ आप गई तो क्या ये अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां अपने नाम कर लेंगी?
नहीं, इतना तब नहीं था। अच्छा, इसके लिए मेहनत कितनी की है, मुझे ये बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा। दिस गेम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, और इसमें ऑलमोस्ट 3 साल मुझे लगे हैं प्रॉपर इसको सीखने में। तो काफ़ी इसमें कोचिंग भी मैंने बहुत लिया, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगा है, प्रैक्टिस भी बहुत की है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है, आई डोंट नो कि ये क्या है, लोग कहते हैं कि गोल्फ सिर्फ और सिर्फ अमीरों का खेल है। अब नॉर्मल लोग, आम लोग गोल्फ ना खेल सकते हैं, ना देखने जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से एक अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है लोगों का। मतलब थोड़ी सी टू एन एक्सटेंट हाँ एक्सपेंसिव है, लेकिन सारी जैसे इक्विपमेंट अब जैसे एक्सपेंसिव भी है तो सस्ती भी होती है। उस लिहाज से इतना बस इन्वेस्ट आपको स्टार्ट में कोचिंग के ऊपर वगैरह करना पड़ता है, फिर उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट तो फिर। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? मैं दुबई गई थी 2014 में, मैंने वहाँ से बुच हार्मन स्कूल ऑफ गोल्फ उधर मैंने ली थी, एक सेशन लिया था 2 वीक्स का। अच्छा, मतलब आप जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, मुझे वाकई थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि इसके लिए वाकई आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ जाते हैं। बस स्टार्ट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर स्पॉन्सरशिप्स आ जाती हैं या वो, फिर इतना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बाद में। सही को, तो मुझे कुछ अपनी स्ट्रगल बताइएगा। कभी आपको ये लगा कि बीच में नहीं, आप नहीं खेल सकती हैं, या इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? किस तरह से आपका ये सफ़र तमाम रहा? ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मेरी इसमें रही हैं, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी और मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रही थी, और मुझे लगा था कि शायद ये गेम बस मेरे काम की व्हाट इज चीज़ द नहीं है। रीजन कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत भी कर रही थी, परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रही थी? कहाँ पर लैग था, क्या लगता था? ये बेसिकली टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस गेम में, और इसमें ये है कि आपको पहले काफ़ी ज़्यादा यू हैव टू वर्क हार्ड, और काफ़ी टाइम के बाद एक आपकी जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस होती है वो आती है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वैसे खेल हो, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, मेहनत के अलावा तो ऐसा सच पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप कामयाबी हासिल कर सकें। मुझे पाकिस्तान में बताइएगा, ख़ास तौर पर गोल्फ का इतना रुझान नहीं है, उसकी वजह आप क्या समझती हैं? बहुत सारी लड़कियां आपकी तरह पैशन रखती हैं, सीखना चाहती हैं, मैदान में आना चाहती हैं, प्लेटफॉर्म ऐसे कोई नहीं है। आप माशाल्लाह से इतना अच्छा खेले, कभी प्लान किया कि आगे चल के आपने इस पे भी कुछ करना है? जी, मैंने काफ़ी प्लान किया हुआ है, बस ये है कि जब मैं उसे ऑन द आउटपुट जब मैं रखूंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितना। इंशाल्लाह ऐसे ही जी, हम चाहते हैं कि आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां आगे आएं और वो हमें इसी तरह से खेल के मैदानों की रौनकें बहाल करना पड़े। अच्छा, नॉर्मल गेम के दौरान मुझे बताइएगा, ऑब्वियसली आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, चलना कितना पड़ता है? काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20,000 स्टेप्स मेरे रोज़ के होते हैं। 20,000 स्टेप हर रोज़ के होते हैं, थक नहीं जाती हैं? अब तो नहीं मैं थकती, अब तो मुझे इतना पता भी नहीं चलता, आदत इतनी ज़्यादा हो गई है ना, स्टेमिना वो बन जाता है जब आप रोज़ एक वो करते रहते हैं ना, आपकी रूटीन में एक्टिविटी शामिल होती है। अच्छा, एक दिन में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रैक्टिस के लिए कितनी देर आप गोल्फ में देती हैं, कितना टाइम आप देती हैं, और ये क्या बहुत ज़रूरी है रूटीन में प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मेरे ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स एवरेज मेरी एक लगती है। 6 to 7 आवर, अच्छा खासा टाइम है, कैसे मैनेज कर लेती हैं? और इससे कम हो तो मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया। दैट इज योर पैशन, कि आपको लगता है कि इतना टाइम आप प्रैक्टिस कर रही हैं, मौजूद भी हैं, और फिर भी आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया। ये आपका शौक और पैशन होता है। हमारी मेहमान सनिया उसामा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सनिया, गोल्फ को हर कोई नहीं समझता और हर गेम्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो मुझे बताइएगा इस गेम के क्या रूल्स हैं? बहुत सारे लोग जो कि इसको नहीं समझते, उनको किस तरह से बताना चाहेंगी कि गोल्फ असल में है क्या, इसका मकसद क्या होता है? बेसिक चीज़ तो सबको ही पता है ना कि एक बॉल होता है, उसको आपने होल में डालना होता है, इन द लीस्ट पॉसिबल शॉट्स जितना आप कर सकते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक शॉर्ट गेम होती है और एक लॉन्ग गेम होती है। लॉन्ग गेम जो है वो आप स्टार्ट करते हैं जब आप हिटिंग सीख लेते हैं ना इंटायरली, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं, आप मारते हैं टी शॉट, एक वो एरिया होता है वहां से आपने स्टार्ट करना होता है, वहां से मारते हैं, फिर आपने ग्रीन तक बॉल को पहुंचाना होता है। अच्छा, मुझे बेसिकली लगता है कि हिटिंग ही आपका मेन काम होता है, जो आपने सीखना होता है, जिसपे आपका फोकस थ्रू आउट द गेम रहता है, ऐसा है? ये भी है, लेकिन शॉर्ट गेम जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है, क्योंकि लॉन्ग गेम अगर आपकी अच्छी हो तो शॉर्ट गेम अगर ख़राब हो तो आप वहाँ से भी बहुत बुरी तरह हार सकते हैं। सही, तो मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने बताना शुरू किया कि लॉन्ग गेम है, शॉर्ट गेम है, हिटिंग इसमें फोकस रहता है, इस पे आपने अपना फोकस उस गेम पे मुसलसल रखना है, इधर उधर आपका ध्यान हुआ तो बस गए, ऐसा ही है? एग्जैक्टली। तो किस तरह से आप अपनी गेम को जो है फोकस रख सकते हैं? कितना टाइम आप दें? तो रूटीन में आपकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए? वो लोग जो
इस गेम की तरफ आना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि वो ये ना सोचें कि बहुत एक्सपेंसिव गेम है, मुश्किल है, टाइम लगाना पड़ेगा, बस किसी तरह वो आएँ और उसको स्टार्ट करें, क्योंकि वंस यू स्टार्ट तो मेरे हिसाब से यू गेट हुक टू द गेम। फिर आप खुद ही आपका एक वो हो जाता है कि नहीं यार ये मैंने ये बॉल लग नहीं रही, चलो मैंने इसको इस तरह करना है, 250 तक चलो मैंने अपनी ड्राइव मारनी है, ये वो इस तरह से वो खुद ही एक वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। सही, मुझे कुछ बताइएगा चैंपियनशिप जो एक है वो कितने टाइम की होती है, कितनी देर तक चलती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स एट लीस्ट, इतना होता है। 18 होल्स होते हैं। 5 घंटे मुसलसल आपको मौजूद रहना पड़ता है। पता नहीं चलता वैसे। अच्छा, और इसमें स्टे भी आता है क्या? टाइम आप बीच में आप स्टे कर सकते हैं या कंटिन्यूटी एक होती है? 5 मिनट्स की ब्रेक होती है बीच में, 9 होल्स जब आपके खत्म होते हैं। सही, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? कि स्पोर्ट्स में आप बिल्कुल हर तरह से आएँ, आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो इसको लें, इसको आप जैसे एजुकेशन को हम काफ़ी प्रेफर करते हैं ना, जो कि सही चीज़ें करनी चाहिए, उसी तरह आप उसको एक इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंस दें स्पोर्ट्स को भी। और गोल्फ में ज़रूर हैं, स्कोप बहुत अच्छा है इसमें इस वक्त, और ये हाई टाइम है इस वक्त, तो ज़रूर जो कर सकते हैं वो करें। चलिए जी, वो लोग जो कि अब जो अक्सर सोचते रहते थे कि गोल्फ महंगी है, इसमें स्कोप इतना नहीं है, तो हमारे सामने सनिया मिसाल बैठी हैं, बता रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह वो खेल भी रही हैं और इतने सारे वो अपने नाम भी कर चुकी हैं, एजाज़ात, और फिर अपना उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी उन्होंने शेयर किया है। अपॉर्चुनिटी भी है तो सभी लोग इस तरफ आ सकते हैं, ख़ास तौर पर लड़कियाँ। और जब आप देखते हैं ना कि कोई लड़की इतना ज़बरदस्त खेल रही है तो मोटिवेशन एक आपको मिल जाती है। तो ऑब्वियसली हमारे सामने एक बड़ी मोटिवेशन भी मौजूद है कि जिनको देख के आप कुछ सीख भी सकते हैं, इस तरफ आ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच सनिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी तरह से मुस्कुराती रहें, मुस्कुराते हुए खेलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें आपकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि टाइम टू टाइम कुछ चीज़ों की आफादियत आपके साथ जो है वो शेयर करते रहें, ताकि अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर तरीका इस्तेमाल क्या है, उसका फ़ायदा किस तरह से आपको हो सकता है। समटाइम हम घर में धड़ाधड़ चीज़ें तो खा रहे होते हैं और हम कहते हैं पता नहीं हमारी सेहत क्यों ख़राब हो रही है, या उस तरह से उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बेहतरीन इस्तेमाल, और फिर किस तरह से आप उसका इस्तेमाल किस टाइमिंग के मुताबिक करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। तो ये हम चीज़ें टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, स्ट्रॉबेरी क्योंकि मार्केट में आ चुकी है, तो इसकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है, आफादियत क्या है, किस तरह से आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर हम आज के शो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रॉबेरी शेक पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग जूस पीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग वैसे ही स्ट्रॉबेरी खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट अपना जो है वो एक टेस्ट रखते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी जो फल है उसकी अहमियत क्या है, ग़िज़ाई अहमियत क्या है, किस हद तक वो आपके लिए मुफीद हो सकती है, और उसका बेहतरीन इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में हो सकता है। हमारी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तारुफ कराती हूँ जी, आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि माहिर ग़िज़ायात हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज हम स्ट्रॉबेरी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं हमें लगता है आपको बेरीज बहुत ज्यादा पसंद है। बेरीज सारी की सारी बहुत, आप सबको तो नहीं कहती कि ये खाने चाहिए? हाँ, मैं क्योंकि इसमें ना कार्ब्स बहुत कम है ना, जो लोग वेट लॉस की कोशिश कर रहे होते हैं वो स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है और इसीलिए कीटो में भी इस्तेमाल होती है। ऑल्दो मैं कीटो को इंडोर्स नहीं करती, लेकिन स्ट्रॉबेरीज इटसेल्फ बहुत अच्छा फ्रूट है। अगर आपको स्ट्रॉबेरीज पसंद है तो इनका आप इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। यूजुअली मैं कहती हूँ एक वक्त में आपने एक फल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे सेब है, एक वक्त में एक खाएं, लेकिन स्ट्रॉबेरीज के बारे में मैं कहती हूँ जब स्ट्रॉबेरीज का सीजन आ जाए, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आपने क्या खाना है, तो आप स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फायदेमंद फ्रूट है, विटामिन सी की एक अच्छी मिकदार इसके अंदर मौजूद है। विटामिन सी हमारी स्किन से लेकर हमारी कुव्वत मुदाफ़त हर एक के लिए अच्छा है। एंटी ऑक्सीडेंट है। जब स्किन की बात होती है ना तो लोग वैसे ही खाना, और ख़वातीन तो स्पेशली। सो विटामिन सी जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट है, कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा
जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल से मुराद वो जहरीला मवाद जो बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर की वजह बनता है। विटामिन सी उसको अपने साथ क्यों बाइंड करता है और उसको बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक और चीज़, कई दफ़ा आयरन की कमी हो रही होती है। आयरन की कमी अगर किसी को हो रही है तो वो विटामिन सी का भी इस्तेमाल करेगा साथ, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉबेरीज आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्ड करती हैं। यानी अगर खुदा न खास्ता हम किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो उससे लड़ने में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इसके अलावा इसमें कैलोरी कंटेंट इंतहाई कम है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है और ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। जितने हमारे पास फ्रूट्स हैं नॉर्मली सारे के सारे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स है। अब जो पोटेशियम है वो ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। सो पोटेशियम और फॉलेट इसके अंदर मौजूद है। जो फॉलेट है वो हम जानते हैं आयरन खवातीन की हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए आयरन की कमी का शिकार हामला खवातीन बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चियां बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चियों से मेरा मुराद है वो बच्चियां जो पीरियड से गुजर रही हैं, उन्हें यूजली आयरन की कमी जो है वो हो जाती है। सो बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से लेके आगे 5 साल की उम्र तक, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंड खवातीन जो हमला खवातीन है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। अच्छा, इतने सारे इसके आपने फ़वाइद बता दिए। अब बहुत सारे लोग क्योंकि खाने पीने के जो शौकीन होते हैं, जब खाना शुरू करते हैं तो वो बस खाने पे ही तवज्जो रखते हैं। क्या कोई आप इसका पोर्शन भी रिकमेंड करना चाहेंगी कि एक टाइम पे आप कितनी स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं? पूरा दिन में अगर आप खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो 3-4 दफ़ा बस आप स्ट्रॉबेरी खाते चले जा रहे हैं। अच्छा, आप इसके 2 से 4 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैंकली, वरना यूजली अगेन मैं हमेशा फाइनली कोई चीज आपने ज्यादा खाने के लिए भी कह दिया, अदरवाइज हाफ कप 1 कप ये आयशा हमेशा 1 एप्पल अ डे वगैरह वगैरह। लेकिन जो स्ट्रॉबेरीज हैं 2 to 4 कप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है ना। देखिए, शुगर के पेशेंट्स को अक्सर बेवक्त की भूख लग रही होती है, उनका शुगर लेवल लो हो रहा होता है, वो स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल शुरू करते हैं। अगर मतलब ये नहीं कि आप बोरियत की वजह से खाना शुरू कर दें, उस आदत को तो आपने हटाना ही हटाना है, लेकिन बेवक्त की भूख के लिए स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया इनमें शुगर नहीं है, तो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। 2 से 4 कप अगर कोई भी खा लेता है तो उसको ये नुकसान नहीं देंगी, उसको ये फायदा ही देंगी। बल्कि जो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, कोरोना की वजह से हर कोई विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहा है, वो उसकी जगह स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर आप बताती हैं कि ये चीज़ खाने से पहले खानी चाहिए, खाने के बाद खानी चाहिए, खाली पेट खानी चाहिए। बहुत सारे लोग रात को नींद नहीं आ रही, क्रेविंग हो रही है, तो बस रात को खाना शुरू कर दिया। कोई स्पेसिफिक टाइम ऐसा है कि अगर आपने खाना भी खा लिया, आप तब भी खा रहे हैं, रात को सोने से पहले भी खा रहे हैं? किस टाइम पे आप इसका में रात को सोने से पहले इसलिए नहीं, मतलब खा सकते हैं, नुकसान नहीं देगी, लेकिन ये है कि एसिडिटी बॉडी के अंदर बढ़ा सकती है। फ्रूट खाने का आइडियल टाइम हरगिज़ ये नहीं है कि आप डिनर के बाद फ्रूट इस्तेमाल करें। स्नैक्स से मुराद ये नाश्ते दोपहर के खाने के दरमियान जो ये टाइम है 11 बजे के करीब, 11 से 12 के दरमियान उस टाइम पे, और 4 से 5 बजे के दरमियान, शाम को 4 से 5 के दरमियान अगर आपको बेवक्त की भूख लग रही है या वैसे स्नैक का दिल करा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बड़ा हेल्दी डिजर्ट बना सकते हैं। डिजर्ट कैसे बनाना है? योगर्ट के अंदर ना कभी स्ट्रॉबेरीज काट के डाल के खाना, वो बड़े मजे का बड़ा अच्छा डिजर्ट बनता है। अगर किसी को मीठे का शौक है उसमें थोड़ी सी शक्कर या स्टीविया का इस्तेमाल। अच्छा, अब मुझे ये आपसे ब्रेक से वापस आके पूछना है कि हम स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग शेक पसंद करते हैं, कुछ लोग वैसे स्ट्रॉबेरी खाना, कुछ लोग जूस की फॉर्म में, कुछ लोग सैलेड में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बेहतर इस्तेमाल कौन सा है? हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानने वाले हैं कि स्ट्रॉबेरी का बेहतरीन इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। शेक की फॉर्म में, जूस की फॉर्म में, सैलेड की फॉर्म में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले मुझे लगता था कि शेक की फॉर्म में स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन किया जा सकता है। मतलब शेक की फॉर्म में, स्लश की फॉर्म में, या वॉफल्स के ऊपर डाल के, पैनकेक्स के ऊपर डाल के, एज अ डिज़र्ट, सैलड्स के साथ, हर तरह से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। बल्कि इसी का मुझे लगता है इस्तेमाल करना चाहिए। वही बात कि कम कैलोरीज हैं, पहले दूध से कैलोरीज आती हैं, ऊपर से किसी और फ्रूट से कैलोरीज आ जाए, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉबेरीज में कैलोरीज निस्बतन कम है, तो आप इसको दूध के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। आप इसको स्लश की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं।
सैलड में भी डाल के, फ्रूट सैलड में या वेजिटेबल सैलड में डाल के देते हैं तो वो बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा एक जायका देता है, क्योंकि थोड़ा खट्टी भी होती है और खूबसूरत से लुक भी आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हर तरह से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। आइडियल इसका इस्तेमाल यही है कि आप इसको प्लेन वाटर के साथ फ्लैश बना के इसका इस्तेमाल करें, उस टाइम पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। सही। अच्छा, दूध में अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कुछ लोग शुगर इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम ना हर चीज़ का फायदा भी नुकसान में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा दिल करे तो आप इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं या शक्कर ऐड कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, 1 टीस्पून शक्कर मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं ग्लास के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी बहुत दिल कर रहा है। सही। आयशा, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? बहुत शॉर्ट सीजन के लिए आती हैं स्ट्रॉबेरीज, इसको फ्रीज ना करें, लेकिन इसका जितना हो सके आप इस्तेमाल जो है वो करें। जब सीजन में आती हैं तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल टाइम के लिए बहुत सारे लोग फ्रीज करके इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ निस्बतन कम है, मतलब किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है, 2 वीक से ज़्यादा इसको फ्रीज ना करें। शेल्फ लाइफ निस्बतन कम है, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सही। तो आपको बेहतरीन इस्तेमाल भी हमने बता दिया। वो लोग जो कि फ्रीज करके इस्तेमाल करते हैं, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, ये भी आयशा ने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और अब हम आते हैं हमारे आज के सवाल की तरफ, जो कि हमने सवाल पूछा था प्रोग्राम के स्टार्ट में, और मैंने कहा था कि 4 अफराद जो हैं वो हील्स की तरफ से जबरदस्त गिफ्ट के हकदार ठहरेंगे। सवाल हमारा ये था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, जिसकी 4 ऑप्शंस आपको दी गई थी, जिन्ना लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, इस्लामिक लाइब्रेरी और अवामी लाइब्रेरी। और इसका जवाब जो है जी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है। और 4 लोग जिन्होंने इसका जवाब दिया है और हमारे व्हाट्सएप पर सबसे पहले उन्होंने मैसेज किया है, उनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूं जी। अली खान थे और असद, इसके साथ साथ उस्मान और इसके साथ साथ निदा जो हैं उन्होंने हमें सबसे पहले जवाब दिया है। ये 4 खुशनसीब जो है मेरे पास हील्स की तरफ से एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट भी पड़ा है। ये गिफ्ट पहुंचाए जाएंगे इन 4 खुशनसीबों को। और इसी तरह से हील्स की तरफ से हमें बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट्स आते रहते हैं, जो कि हम जीतने वालों के नाम करते रहते हैं। कल भी हम ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे, सवाल पूछा जाएगा। आप अभी से प्लान कर लें कि आपने सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना है, ताकि हील्स का ये जबरदस्त गिफ्ट आप भी हासिल कर सके। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।